कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। यह स्टेटमेंट है, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बताना है कहाँ पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में और संविधान की प्रस्तावना में। क्या है इसका सही आंसर? सारे बच्चे बताइए। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा और रिप्लाई कीजिएगा, ओके। और सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे, कोई भी बैठा ना रहे। सभी बच्चे जो कक्षा में मौजूद हैं आप सब रिप्लाई जरूर करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ पे है? इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। सी ऑप्शन इज इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। चलिए, अब जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब बात करेंगे किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जब बात करी जाएगी तो यहाँ पे याद रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में मेंशन है। यहाँ पे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे मेंशन है? याद रखना है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लेकर के कहाँ तक आपको याद रखना है? आर्टिकल 36 से लेकर के और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक क्या होंगे? डीपीएसपी होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होंगे। यहाँ पे जब बात करेंगे किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पे क्या है? दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। यानी इसका सीधा मतलब क्या है? आपको अगर डीपीएसपी को लागू करवाना है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है? दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल टू द गवर्नमेंट। जब भी क्या होगा, सरकार गवर्नमेंट वाइल मेकिंग द लॉ, जब गवर्नमेंट क्या बना रही होगी? कानून बना रही होगी, सरकार कोई नीति बना रही होगी, कोई पॉलिसी लेकर के आ रही होगी, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करेंगे। बात समझ में आई? जैसे कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको क्या मिलना चाहिए? घर मिलना चाहिए, ठीक है कि नहीं? सबकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये क्या होना चाहिए? सबके लिए इंश्योर किया जाना चाहिए। तो याद रखना है आपको सारे बच्चों को कि ये क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। इसका मतलब ये कंपल्सन्स नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, अब ये जरूरत है। अब आपको सरकार से जाकर के कि भाई हमको ना पिज्जा चाहिए, कहाँ से मिलेगा भाई? आपको खाना दिया जा सकता है, आपको गेहूं दिया जा सकते हैं, आपको चावल दिए जा सकते हैं, आपको दाल दी जा सकती है। अब तुम कहो नहीं भाई मेरे को तो मैकडी में जाकर के मुझे पिज्जा खाना है, तो फिर भाई तुमको भगाया जाएगा वहां से। इसका मतलब सीधा आपको आपकी जरूरतें पूरी की जा सकती है। आपके पास कपड़े नहीं है, आपको गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कपड़े दे सकती है। तुम कहो नहीं मेरे को तो सुपारी सूट चाहिए, कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीधी सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जरूरतें पूरी की जाती हैं। आपको शिक्षा चाहिए, फ्री कंपलसरी एजुकेशन आप दिया जाएगा आपको। आप जाइए स्कूल में सरकारी में, आपको क्या किया जाएगा? शिक्षा दी जाएगी। लेकिन आप कहो नहीं मेरे को इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ना है, तो कहाँ से भेजा जाएगा? आपको नहीं भेजा जाएगा। इसका मतलब डीपीएसपी क्या है? दे आर, यहाँ पे याद रखना है डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो ये क्या है? सिंपली ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पे 2 चीज़ों की जरूरत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसको एक तो बोलते हैं विल। विल कैसी होनी चाहिए? गुड विल होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी है गवर्नमेंट की, अगर क्या है? नीयत अच्छी है, अगर उसकी नीयत पाक साफ है, गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती है तो क्या होगा? रिसोर्सेज अक्वायर कर लिए जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है रिसोर्स होने भी चाहिए। 2 चीजें आपको याद रखना है, एक तो अच्छी विल होनी चाहिए, गुड विल होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए काम करने की, भाई लोगों के लिए कुछ करना है। और दूसरा क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। जैसे अगर आपके पिताजी के पास पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे भाई? पैसे नहीं है तो स्मार्टफोन कहाँ से दिलवाएंगे आपको? लैपटॉप कहाँ से दिलवाएंगे? उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, अच्छी अच्छी जगह पे आपको रखा जाए, लेकिन उनके पास में रिसोर्सेज ही नहीं है तो कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे याद रखना है रिसोर्सेज भी अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। 2 चीज़ें यहाँ पे, गुड विल होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ रिसोर्सेज होने चाहिए।
तो जब भी सरकार कानून बना रही होगी, अगर ये दोनों ठीक है तो क्या होगा, डीपीएसपी को क्या किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ पे कहा गया है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो अगर हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वेलफेयर स्टेट होगा, हम क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। सरकार क्या है, सबका ध्यान रखती है, गरीब से गरीब का ध्यान रखती है और अमीर से अमीर का भी ध्यान रखती है। अमीर से अमीर का मतलब भाई अगर वो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उनके हिसाब से क्या किया जाता है, बिजनेस व्यापार का इधर हमारे यहाँ पे माहौल बनाया जाता है, ठीक है कि नहीं। यानी उस तरह की पॉलिसीज लेकर के आई जाती हैं ताकि वो बिजनेस को ग्रो कर पाए। और गरीब से गरीब का मतलब क्या किया जाता है, जितने भी बिजनेसमैन से उनसे क्या लिया जाता है, टैक्स वसूल किया जाता है। और उसके बाद में मुफ्त हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, साथ ही साथ में उनको घर देने का काम, गैस देने का काम, टॉयलेट बनवाने का काम, तमाम जो जितने भी हैं पेंशन देने का काम, चाहे वो आप ओल्ड एज पेंशन की बात कर लीजिए, चाहे वो विडो पेंशन की बात कर लीजिए, चाहे वो डिसेबल्ड्स को पेंशन दिया जाना हो, तमाम चीज़ें जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा एज ए वेलफेयर किया जाता है। यानी ये कल्याणकारी राज्य के क्या होते हैं, याद रखना है, सिंबल्स होते हैं जिनमें ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो क्या है, ए इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर ये दिया है बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए सारे बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। सभी बच्चे आंसर करिए। आपको बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फटाफट से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सब बच्चे आंसर करिए, कोई बैठा ना रहे। और बहुत सारे महारथी तो है ही नहीं है, नाइस। चलिए देखिए, पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाइए भाई। पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कि कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आपके पास में ज्ञान है, नॉलेज है, और नॉलेज भी कैसी होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी, हर विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए तो ही काम बनेगा। एग्जाम निकालने की स्थिति में रहेंगे आप। अगर आप सोच रहे हो कि मैं केवल और केवल एक विषय पढ़ लूँ और उसके बाद एग्जामिनेशन निकाल लूँ, तो वो संभव नहीं है। एक एग्जामिनेशन, एक विषय में आप ज्ञान रख करके काम नहीं कर पाएंगे। हर एक विषय क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है। एक विषय कहीं ना कहीं किसी न किसी से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। जो भी आप विषय पढ़ रहे हो आप देखेंगे कि उसमें दूसरे विषय के टॉपिक से शामिल होंगे, तो इसलिए आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप सारे बच्चे इसको रेगुलर बेसिस पे इसकी पढ़ाई किया करो। आप फिक्स पैटर्न पे जीवन नहीं चलने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पर मैं बता दूं उसमें NEP 2020 के अंदर मेंशन है कि क्या करना चाहिए, ब्रॉड अप्रोच रखना पड़ेगा आपको। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अपना विषय तो पता ही हो लेकिन बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी होगी, यानी यू मस्ट नोइंग ऑल सब्जेक्ट्स, तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं। खैर, यहाँ पे सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करेंगे, DPSP के बारे में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, तो यहाँ पे किसके बारे में बात करता है, यानी किनकी हमको अवेलेबिलिटी है और कौन सी चीजें हमको अवेलेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल पॉलिसी की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी क्या होंगे, जो वर्कर्स होंगे, लेबरर्स होंगे, मजदूर होंगे, ठीक है कि नहीं, उनको क्या किया जाएगा, लिविंग वेजेस दी जाएंगे, है ना। लिविंग वेजेस का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट उतना उनको मेहनताना दिया जाएगा, एटलीस्ट उतनी उनको मजदूरी दी जाएगी, लेबर दी जाएगी, जिससे वो अपना एक डिग्निफाइड जीवन व्यतीत कर सकें। मतलब आत्मसम्मान के साथ में कम से कम अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, यानी अपनी जो फंडामेंटल जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी यहाँ पे आपको फूड भी देना है, एजुकेशन भी देनी है, घर भी देना है,
ये तमाम चीजें वो क्या कर पाए, पूरी कर पाए। तो इसकी व्यवस्था है, यहाँ पे आर्टिकल 43 में ये मेंशन दिया गया है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारी प्रियम्बल में मेंशन है जस्टिस, यानी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, न्याय प्रोवाइड किया जाएगा। ये कहाँ पे मेंशन है, ये मेंशन है हमारी प्रियम्बल के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अन्याय होगा तो वैसी स्थिति में न्याय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, जब आप कोर्ट जाएंगे तो वहां पे कोर्ट जाने के लिए क्या होगा, एक वकील लगेगा, एक लॉयर लगेगा, एक लॉ प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी, यानी विधि व्यवसायी की आवश्यकता हमको होगी। अब जो विधि व्यवसायी है, क्योंकि हमने बोल ही दिया है, लॉ प्रैक्टिशनर नहीं बोल रहे, हम जानबूझ करके हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधि व्यवसायी यानी जो क्या करता है, कानून का व्यवसाय करता है। बात समझ में आई, यानी उसका बिजनेस क्या है, कानूनी सलाह देना, एडवाइस करना, उनका घर परिवार इसी से चलता है। तो यहाँ पे अगर आपको वकील की मदद चाहिए तो वकील साहब क्या करेंगे, पैसा लेंगे, और पैसे तो है ही नहीं। जब खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो केस लड़ने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। तो वैसी स्थिति में क्या है, जो गरीब हैं, जिनकी क्या है पर एनम इनकम बहुत अच्छी नहीं है, तो वैसी स्थिति में क्या होना चाहिए, न्याय तो चाहिए ना। गरीब हो या अमीर हो, हमारे देश में सबको क्या किया जाएगा, न्याय इंश्योर किया जाएगा, जस्टिस इंश्योर किया जाएगा। सबको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। किसी भी सिविलाइज स्टेट की, किसी भी सभ्य राज्य की सबसे खास बात होती है कि वहां पे हर व्यक्ति को न्याय मिलता है, ठीक है कि नहीं। किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई इनजस्टिस नहीं होता है, चाहे उसके पास संसाधन हो या ना हो। ये क्या होता है, सबसे बढ़िया खास बात होती है किसी भी वेलफेयर स्टेट की। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में तो नहीं था, एट कमिटमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, याद रखना है 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके इसको जोड़ दिया गया है, और एक आर्टिकल है दैट इज 39A। और इस 39A के थ्रू क्या किया जाएगा, सभी को क्या दिया जाएगा, जो भी जिनके पास में क्या है, जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है कि नहीं, जो केस नहीं लड़ सकते हैं, वकील की कोर्ट की फीस नहीं दे सकते हैं, तो वैसी स्थिति में उनको क्या है, निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, यानी फ्री लीगल एड प्रोवाइड उनको किया जाएगा। अब उसके लिए क्या किया गया है उसके लिए नालसा की व्यवस्था की गई है, ठीक है कि नहीं, नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विसेज की इसमें स्थापना की गई है। इधर आप देखेंगे लोक अदालतों की स्थापना की गई है। तो इनके माध्यम से क्या किया जाएगा, ये जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, जितने भी हम 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों की बात करते हैं, है ना, 6 to लेकर के और 14 ईयर एज ग्रुप चिल्ड्रन की बात करेंगे, तो बालकों की जो प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वो 6 से, और यहाँ पे आप ध्यान रखना है 6 वर्ष की आयु तक प्राप्त ना कर ले, तो यहाँ पे 6 से लेकर के 14 तो ये RTE में है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा प्राप्त करना हमारा क्या है, हर एक भारतीय नागरिक का, जिसकी उम्र कितनी है, 6 से लेकर के 14 साल है, ये फंडामेंटल राइट है। यानी इसको RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ऐड किया गया था, और ये क्या बन चुका है, फंडामेंटल राइट बन चुका है। इसका मतलब ये आर्टिकल ये 21A के अंदर भी शामिल इसको कर दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 45 ये कहता है, यहाँ पे बात करता है वो किसके लिए, बच्चों की जिनकी उम्र क्या है 6 से लेकर के 14, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन और न्यूट्रिशन, ये DPSP के अंदर है, यानी उनके खाने पीने का ध्यान कर रखना, यानी बाल वाटिका में उनको खिलाया पिलाया जाएगा, और उसके बाद में क्या दी जाएगी, उनको 6 से लेकर के, और माफ कीजिए 0 से लेकर के 6 साल तक उनको शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पे ये तीनों प्रोविजंस हैं, लेकिन एडल्ट एजुकेशन का इसमें कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नजर नहीं आता है। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो A इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने A आंसर दिया उनका सही है।